नमस्कार, मैं महेंद्र मूले और आज हम अपने प्रयास के डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंतर्गत अपना नया सेशन करेंट अफेयर्स जो एमपीपीएससी प्रिलिमिनरी के यूनिट 8 के लिए आपको काफ़ी बेनिफिट पहुंचा सकता है। और लास्ट 1 ईयर के करेंट्स में क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें और कहां से पढ़ें, ये एक बड़ी समस्या रहती है। तो हम इस समस्या को कोशिश करेंगे दूर करें भाई, और अपने एफर्ट्स पॉजिटिव वे में लगा के आपके लिए कुछ ऐसा करेंगे कि जिससे आपका स्कोर कार्ड एग्जाम में बढ़े। और ये करेंट अफेयर्स की मेरी क्लास एमपीपीएससी के प्रिलिमिनरी एग्जाम के अलावा बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी बेनिफिट देगी और कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रहेगी। तो करेंट के सेशन मैं स्टार्ट करूँ अपने टॉपिक से। इंपॉर्टेंट टॉपिक इस समय जो करेंट अफेयर्स में रहा वो G7 रहा। तो अभी G7 चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि आपको मैं पहले तो बता दूं, जो एमपीपीएससी की यूनिट 8 है उसमें डायरेक्ट मेंशन किया हुआ है करेंट अफेयर्स, और करेंट अफेयर्स में नेशनल इंटरनेशनल इवेंट, समिट्स, पर्सनालिटीज और सारी चीज़ों को यहाँ पे डिस्कशन का पार्ट हम बनाएंगे। साथ में स्पोर्ट्स वाला सेशन भी इसका पार्ट है अकॉर्डिंग टू एमपीपीएससी। तो हम उस पर भी कुछ अपने सेशन या वीडियोस लाएंगे अपने चैनल के अंदर। तो सबसे पहले हम G7 की अगर बात करें तो हाल ही में 7 देशों का जो समूह है G7, जिसमें 7 देश हैं यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, जापान, इटली, जर्मनी, फ्रांस और कनाडा। एक बार फिर से देख लें, पहले नंबर पर यूएसए, दूसरे नंबर पर यूनाइटेड किंगडम, तीसरे नंबर पर जापान, चौथे नंबर पर इटली, 5वें नंबर पर जर्मनी, 6वें नंबर पर फ्रांस और 7वें नंबर पर जो है वो कनाडा है। ये इसलिए चर्चा में रहा, रिसेंटली द फॉरेन मिनिस्टर फॉर्म द ग्रुप 7 कंट्रीज यूएसए, यूके, जापान, इटली, जर्मनी, फ्रांस एंड कनाडा हेल्ड द मीटिंग इन लंदन, यूके, क्योंकि अभी हाल ही में लंदन के अंदर इनकी बैठक आयोजित की गई। और ये 47वें नंबर की G7 समिट थी जो अभी हुई। ये 47वें नंबर की 47वें नंबर की बैठक थी जो कि जून 2021 में आयोजित हुई। और द 47th G7 समिट will be held in June 2021. The UK is that year the host country. अब अगर बेसिकली बात करें कि G7 क्यों चर्चा में है, तो मैंने आपको बताया कि भाई अभी बैठक हुई है 47वें नंबर की, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और इसमें यूएसए है, यूके है, जापान है, इटली है, जर्मनी, फ्रांस और कनाडा है जो इन 7 देशों के अंतर्गत शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो IMF है उसने G7 का समूह जो है उसके अनुसार ये 7 सबसे उन्नत अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है। अकॉर्डिंग टू द International Monetary Fund, the G7 is the group of the 7 most advanced economics as per the international level, है ना। जो 7 शक्तिशाली अर्थव्यवस्थाएं हैं, इमर्जिंग अर्थव्यवस्थाएं नहीं, उन्नत अर्थव्यवस्थाएं जो हैं, जो मोस्ट एडवांटेज कंट्रीज हैं इकोनॉमी के सेक्टर में, उनका ये संगठन है। ये एक अंतर सरकारी संगठन है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। और ये जो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ये 1975 में बना है। 1975 डाटा याद रखें, 1975 में ये वर्किंग प्रोसेस में स्टार्ट हुआ और 1975 में ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बना है, वाज फॉर्म दैट। हमारे जितने भी करेंट अफेयर्स के सेशन हैं वो बायलैंग्वेज रहेंगे। कोशिश हमारी रहेगी कि हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यम के स्टूडेंट्स तक हम अपनी चीज़ें पहुंचा पाएं। इसी तरीके से हमारे मध्य प्रदेश की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी या जनरल स्टडीज़ के जो फाउंडेशन बैचेस के हमारे एनसीईआरटी बेस्ड टॉपिक्स भी होंगे और अकॉर्डिंग टू एग्जाम ओरिएंटेड जो टॉपिक्स होंगे वो भी हमारी कोशिश होगी कि बायलैंग्वेज हम लेके आएँ ताकि मैक्सिमम जो दोनों भाषाओं के बच्चे हैं उन तक चीज़ें प्रॉपर मैनर में पहुँचें। ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट बात है यहां पर मैंने बताई कि भाई 47वें नंबर की बैठक थी। ठीक है भाई, 7 देश इसमें शामिल है। कौन कौन से 7 देश हैं वो आपने देखे, यूएसए है, यूके है, जापान है, इटली है, जर्मनी है, फ्रांस है और कनाडा। 1975 में यह संगठन बना, 1975 में यह संगठन बना। इंपॉर्टेंट है। G7 का निर्धारित कोई भी हेडक्वार्टर नहीं है, मुख्यालय नहीं है। The G7 does not have the formal constitution, is not fixed in any headquarter. और
1997 में रूस इस समूह में शामिल हुआ था, तब इसे G8 कहा जाता था। ये गौर करने लायक बात है। द G7 was नो दैट ऑफ G8 इन द नेम ऑफ several years after the original 7 were joined by Russia in 1997, but इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट 2014 में एक ऐसा घटनाक्रम इंटरनेशनल लेवल पर हुआ जहां यूक्रेन के क्रीमिया क्षेत्र में कुछ कंट्रोवर्सी हुई, और यूक्रेन और क्रीमिया के कंट्रोवर्सी की वजह से रशिया और यूएसए के बीच में कुछ कन्फ्लिक्ट पैदा हुई, जिसके कारण 2014 में जो है, ये उस समय सुर्खियों में भी रहा था, 2014 में रशिया को जो है वो G7 से जो है वो अलविदा कहना पड़ा, वहां से निकलना पड़ा। और उस समय यूक्रेन की राजधानी जो है कीव काफी चर्चा में थी, और साथ ही साथ चर्चा इस बात की भी थी कि उस समय ऑरेंज क्रांति हुई थी वहां के प्रेसिडेंट इलेक्शन को लेकर। बट ये सब चीजें हमारी यहां डिस्कशन करने के लिए नहीं है। बहुत से एग्जाम्स में बेसिकली यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई G7 कब बना, 1975 में बना। G7 का क्या कोई हेडक्वार्टर है, तो नो एनी हेडक्वार्टर। यहां पे मैंने आपको बताया डज नॉट हैव द फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन और एज फिक्स्ड हेडक्वार्टर हियर। कौन से 7 देश शामिल है, मैं बार बार कह रहा हूं, यूएसए इसके अंदर है, यूके इसके अंदर है, जापान इसके अंदर है, इटली इसके अंदर है, जर्मनी है, फ्रांस है और कनाडा है। अभी हाल ही में बैठक क्योंकि यूके के अंदर लंदन में हुई, इसीलिए ये हमारे द्वारा पढ़ाया जा रहा है, इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं यहां पर सिर्फ रिफाइनरी स्टडी ही करवाऊंगा और सिर्फ क्वालिटी स्टडी ही कराऊंगा, इसलिए मैं चीज़ों को बहुत इत्मीनान से आपको समझाते हुए आगे बढ़ाना चाहता हूं, ताकि आप एग्जाम ओरिएंटेड बातों को यहाँ पे डिस्कशन कर सकें। हो सकता है प्रिलिमिनरी में क्वेश्चन पूछ जाए कि हाल ही में G7 की बैठक कहाँ हुई, लंदन में हुई। G7 कब बना, ट्रेडिशनल क्वेश्चन पूछ ले 75 में। G7 का हेडक्वार्टर है या नहीं है, इस पर क्वेश्चन पूछ ले। G7 में कौन सा एक देश शामिल है, इस पर क्वेश्चन पूछ ले। या G7 में कौन 2014 के बाद अलग हो गया, इस पर कोई क्वेश्चन पूछ ले, है ना। तो हम लोग इस पर डिटेल में डिस्कशन मेंस में तो करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अंतर्गत, लेकिन अभी जो इंपॉर्टेंट है वो आपको यहाँ पे मैंने बताया। अभी कुछ चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है, उन पे मैं डिस्कशन कर रहा हूं, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल पर पॉलिटिकल कुछ चेंजेस हुए हैं, उस पर थोड़ा डिस्कशन करते हैं। ये जो सामने आपको व्यक्ति दिख रहे हैं, ये क्योंकि नेपाल हमारा पड़ोसी देश है और इसलिए पड़ोसी देशों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये जो हैं आपके, ये मिस्टर जो है ये प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जी हैं, और ये प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जी हैं जिनको आप अभी देख रहे हैं, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल। द केपी शर्मा ओली हैज लॉस्ट द ओट ऑफ कॉन्फिडेंस इन द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, और नेपाल की प्रतिनिधि संसद में इन्होंने अपना बहुमत खो दिया है। द ओली हैज लॉस्ट द ओट ऑफ कॉन्फिडेंस इन द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इन 2021। इंपॉर्टेंट बात है कि 275 सदस्यों वाली सदन में केवल 93 वोट ही इनको मिले, जबकि सरकार बचाने के लिए 136 लोग चाहिए थे। मतलब ये बात है कि जो नेपाल की संसद है वहां पे 275 लोग हैं और 275 में इनको सिर्फ 93 ही वोट मिल पाए, जबकि इनको आवश्यकता 136 वोटों की थी और इन्होंने अपना बहुमत खोल दिया। मतलब सीधा से यह है कि he got only the 93 votes only in the 275 members in house in Nepal, while the 136 votes were the required in Nepal to the government. But Mr. Oli has lost the vote of confidence in Nepal. Is important that. इसलिए चर्चा में विश्वास मत खोने के लिए सदन का विशेष सत्र बुलाया गया था, और यह सत्र राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी के निर्देश में बुलाया गया था, है ना। एक स्पेशल सेशन वहां पर आयोजित किया गया, वाज कॉल्ड द ट्रस्ट वोट ऑफ दिस सेशन, एंड द सेशन वाज कॉल्ड द इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ विद्या देवी भंडारी। और उस विद्या देवी भंडारी के द्वारा बुलाए गए सेशंस में अपना ये जो 93 वोट ही इनको मिला, जबकि जरूरत इनको 136 का था और इनको मिला कितना 93, और 275 में से इनका बहुमत नहीं मिला, तो इन्होंने जो है अपना विश्वास मत खो दिया। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ये है कि नेपाल जो है दक्षिण एशिया का एक स्थल रुद्ध देश है, स्थल लैंड लॉक्ड है, अगल बगल में कहीं भी कोई पानी वाली व्यवस्था नहीं है, और ये बेसिकली भारत के उत्तरी क्षेत्र के अंतर्गत है, नॉर्थन बॉर्डर का पार्ट है।
नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा अगर देखें तो 1751 किलोमीटर के आसपास है। एमपीपीएससी में लास्ट में क्वेश्चन भी पूछ लिया था इस तरीके से, देश दे दिए थे कि भाई सबसे ज़्यादा सीमा भारत की किससे लगी है, तो भाई सबसे ज़्यादा बांग्लादेश से, सबसे कम अफगानिस्तान से, उन्होंने 4 कंट्री दे दिए थे कि क्रोनोलॉजी में आप जमाइए कौन की ज़्यादा लगी कौन की कम लगी है ना, तो वहाँ पर नेपाल भी ऑप्शन में था। तो भैया नेपाल की जो भारत से सीमा लगी है वो 1351 किलोमीटर लगी है, सॉरी 1751 किलोमीटर लगी है, 1751 किलोमीटर लगी है। भारतीय राज्य जो नेपाल के साथ सीमाएं साझा करते हैं उसमें उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है और बिहार है। अगर हम भारत के लोकेशन पर जाएं और भारत की लोकेशन पर जाएं तो भारत की लोकेशन पर जाने पर हम एक चीज देखेंगे कि दो इंडिया स्टेट दैट इज शेयर द बॉर्डर्स ऑफ नेपाल, पहला तो उत्तराखंड है जो नेपाल से लगा है, दूसरा आपका उत्तर प्रदेश है, तीसरा आपका सिक्किम है ना, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, उसके बाद सिक्किम है, फिर आपका वेस्ट बंगाल वाला एरिया और फिर आपका बिहार तो लगा ही हुआ है बिल्कुल। साथ ही जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इसकी राजधानी काठमांडू है, यहाँ की जो राजभाषा है नेपाली है, यहाँ की कैपिटल काठमांडू है, इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज नेपाली है। हिमालय के तराई में बसा जो पोखरा है वो नेपाल का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, काफी चर्चा में भी रहा है पोखरा, कई मूवीज वगैरह में भी दिखाया है इसको। तो ये पोखरा इज द मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन नेपाल एंड सिचुएटेड द फुटहिल्स ऑफ द हिमालय, इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट। एंड जो सबसे गौर करने लायक बात है वो ये है कि यहां पर जो है 2008 में जो है जनतांत्रिक आंदोलन के परिणाम स्वरूप राजशाही शासन का अंत हुआ। काफी लंबा समय भी लग गया नेपाल को अपना संविधान बनाने में, और उसके बाद जो जनतांत्रिक आंदोलन हुए उसके बाद वहां राजशाही शासन अंत हुआ और वहां पे माओवादी नेता प्रचंड के यहाँ प्रधानमंत्री बने। और इसके बाद जो है जो बहुत सारी चीजें हुई, घटनाक्रम हुआ जो हमारे यहाँ पे काम का नहीं है ना। इंपॉर्टेंट है सागर माथा के बारे में, उसको थोड़ा जरूर देखना चाहिए। सागर माथा जो है वो नेपाल और चीन के बीच में है और काफी जो महत्वपूर्ण सर्वोच्च शिखर है, द हाईएस्ट पीक है सागर माथा, इज लोकेटेड बिटवीन द नेपाल एंड चाइना और इम्पोर्टेंट है। तो ये ओली साहब क्योंकि अभी जो है स्थगित हुआ इनका जो प्रतिनिधि सभा में इन्होंने विश्वास मत खो दिया है, इसलिए चर्चा में है, सुर्खियों में है। और नेपाल का पॉलिटिकल सिस्टम आपको जानना चाहिए क्योंकि हमारा पड़ोसी देश है। और 1818 में नेपाल के साथ भारत की एक संगोली की संधि हुई थी और उस संगोली के संधि के भी लगभग 200 साल पूरे हो रहे हैं। उस संगोली की संधि में क्या था वो हम हिस्ट्री के अंतर्गत देखेंगे, है ना। इंपॉर्टेंट बात यह है कि भारत और नेपाल के बीच में जो है वो संगोली की संधि हुई थी। ठीक है, तो ये कुछ मुद्दे हैं जो हम डिस्कशन कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, और जो इम्पोर्टेंट है उन पे मैं चर्चा कर रहा हूँ, है ना। मेरी कोशिश है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जितने भी पिछले 365 दिन में करंट सिनेरियो की चीज़ें रही हैं उन्हीं पे मैं काम की बातें यहाँ पर कर रहा हूँ। अगला जो मुद्दा है हमारा वो है क्षुद्र ग्रह या उल्कापिंड, एस्ट्रॉइड्स एंड एस्ट्रॉइड एंड मेट्रोइड्स। अब सामने आप देख रहे हैं कि अभी जो आपने सुना होगा, आपको ये पता होगा कि भाई हमारा जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है, अगर हम बात करें ये हम पूरे सिस्टम को समझें, ज्योग्राफी के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि भाई ये सन है और ये बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, है ना, बृहस्पति, अरुण, वरुण, यम, प्लूटो, जो भी सारे ग्रह यहाँ पर हैं और पूरा का पूरा सौरमंडल का परिवार है। बट ये अभी करंट में क्यों चर्चा में है भाई, ये देखना। तो ये अर्थ के बाद ये सन है, सन के बाद ये आपका मरकरी है, मरकरी के बाद ये वीनस है, वीनस के बाद ये आपका मार्स है, मंगल है। इंपॉर्टेंट क्यों है? नासा जो नॉर्थ अटलांटिक स्पेस एसोसिएशन है ना, नॉर्थ अटलांटिक स्पेस एसोसिएशन जो 1958 में बना, जैसे भारत में इसरो बना ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वैसे नासा, तो ये जो 1958 में बना उसने, नासा ने अभी नासा का ओसिरिस रेक्स अंतरिक्ष यान है जो क्षुद्र ग्रह बेन्नु से प्रस्थान किया और 2021 में इसने क्षुद्र ग्रह बेन्नु से प्रस्थान किया और पृथ्वी के लिए 2 वर्ष की लंबी यात्रा इसने शुरू की। तो नासा का जो ओसिरिस रेक्स स्पेसक्राफ्ट है, नाम याद रखेंगे आप, ओसिरिस रेक्स स्पेसक्राफ्ट, क्योंकि मैं अपनी क्लास के अंदर सिर्फ वही चीजें डिस्कस कर रहा हूं जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है, इसलिए आपको सिर्फ वही बातें सुननी है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो ये जो नासा का अभियान है ओसिरिस रेक्स स्पेसक्राफ्ट, जो भी चर्चा में रहा, उसने क्षुद्र ग्रह बेन्नु से प्रस्थान किया और पृथ्वी पर लगभग ये जो क्षुद्र ग्रह है एस्ट्रॉइड्स है उससे प्रस्थान किया। एस्ट्रॉइड्स बेसिकली क्या होते हैं वो भी अभी अपन डिस्कशन करेंगे, है ना। तो ये ओसिरिस रेक्स नासा का पहला अभियान है
जो पृथ्वी के निकट क्षुद्र ग्रह का दौरा करने और उसकी सतह का सर्वेक्षण करने और उसके नमूना एकत्र करने के लिए भेजा गया। जो नासा का ये ओसिरिस एक्स नामक अभियान है, ये फर्स्ट मिशन है जो विजिट करेगा नियर अर्थ के एस्ट्रॉइड्स के और सर्वे करके जो है सरफेस और कलेक्ट करेगा सैंपल्स और वो जानकारी वहां पर देगा। संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला मिशन है जो क्षुद्र ग्रह से नमूने लेकर किसी अंतरिक्ष यान से वापसी हो रहा है और एक क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉइड्स में गया था। और ये इंपॉर्टेंट है भाई, मैं बार बार कह रहा हूं, उसको दिमाग में रख लें, आप सेट कर लें। ओसेरिस REX इंपॉर्टेंट है। और ये मिशन जो है अमेरिका का पहला मिशन है, द यूनाइटेड स्टेट द फर्स्ट एस्ट्रॉइड सैंपल रिटर्न मिशन एमिंग टू द कलेक्ट ऑफ कैरिंग द प्रेस्टाइन एंड ultravated sampled to asteroid to back to earth from the एक प्रॉपर मैनर इन साइंटिफिक स्टडी, है ना। तो ये यहाँ पर एक प्रॉपर मैनर में स्टडी करके आया हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसको देखना है, आपको देखना चाहिए। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? ये बहुत ही छोटे ग्रह होते हैं और इनकी कक्षा आकार अंडाकार होता है, सूर्य की परिक्रमा करते हैं और ये ग्रह का ही बचा हुआ भाग है। वायुमंडल का यहाँ अभाव होता है, इनका जो डायमीटर होता है वो 1 से 100 किलोमीटर के आसपास होता है। इंपॉर्टेंट है ना। तो ये मंगल और बृहस्पति के बीच में इस प्रकार के बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स पाए जाते हैं। ये माइनर प्लैनेट्स होते हैं जो बहुत ही माइनर किस्म के होते हैं और अंतरिक्ष में ही जो सौरमंडल है वहाँ पर ये बेसिकली पाए जाते हैं और ये माइनर लेवल के होते हैं। और साथ ही इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये ऑर्बिट का जो शेप है ये एलिप्टिकल होता है, ये अंडाकार होते हैं और ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ऑर्बिट इन द सन। बिलीव टू द लेफ्ट ओवर फ्रॉम द प्लैनेट, ये एक प्रकार का ग्रह का बचा हुआ भाग है और डू नॉट हैव एटमॉस्फेयर, यहाँ पे कोई वायुमंडल नहीं है, वहाँ पे अभाव है वायुमंडल का। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि 1 to 100 किलोमीटर के आसपास इसका जो है वो डायमीटर होता है, 100 किलोमीटर के आसपास इसका डायमीटर होता है। तो इंपॉर्टेंट है, ये एस्ट्रॉइड बेल्ट है, इंपॉर्टेंट है। और ये समाचार में क्यों रहा, चर्चा में क्यों रहा? ओसिरिस रेक्स जो है वो क्षुद्र ग्रह बेन्नू से जो प्रस्थान किया है। बहुत सारे क्षुद्र ग्रह हैं, क्षुद्र ग्रहों की संख्या 40,000 50,000 होती है और उन क्षुद्र ग्रहों पे स्टडी करने के लिए जो नॉर्थ अटलांटिक स्पेस एसोसिएशन है नासा, जो 1958 में बना है, उसके द्वारा एक अभियान यहाँ पर भेजा गया और वो अभियान जो है आपको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। उसी तरीके से उल्कापिंड है, उल्कापिंड जो है वो तारों के टूटकर गिरते हुए भाग होते हैं। क्योंकि मैं ज्योग्राफी नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूं, तो मैं बेसिक थोड़ा उल्कापिंड के बारे में बता दूं कि ये मेटेरोइड्स आर द फॉलिंग स्टार्स होते हैं। इनका कक्षा भी आकार अंडाकार होता है, ये भी एलियोपिटिकल होते हैं, ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं, लेकिन ये इसका खिंचाव बड़े पिंडों की तरफ होता है, डिफरेंट बिटवीन इनके बीच में होता है, गेट ऑफ द पुल्ड इनटू द लार्जर बॉडीज। और ये धूमकेतु या क्षुद्र ग्रह का ही एक छूटा हुआ भाग है। जिस ग्रह का टूटा हुआ भाग है क्षुद्र ग्रह, वैसे क्षुद्र ग्रह का छूटा हुआ भाग है उल्कापिंड। और मंगल और बृहस्पति के बीच में बहुत सारी क्षुद्र ग्रह हैं और बहुत सारे क्षुद्र ग्रह हैं, उनके जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो उल्कापिंड है। यहाँ वायुमंडल नहीं है, किंतु गिरने के दौरान ऊष्मा की उत्पत्ति होती है। डू नॉट प्रोडक्ट इन एटमोस्फियर हियर बट द बर्न अप द फॉलिंग इन सम उष्मा, जिसको आप बोल सकते हो फॉलिंग, व्हेन सम बर्न ऑफ फॉलिंग इनटू द प्लैनेट, यहाँ पर उष्मा उत्पन्न होती है ना। एटमॉस्फेयर नहीं है लेकिन उष्मा उत्पन्न होती है और सामान्यतः 10 मीटर से कम इनका डायमीटर होता है। तो एक बेसिकली मेंस वगैरह में कई बार पूछ लेता है कि भाई उल्कापिंड और क्षुद्र ग्रह में क्या अंतर होता है, तो एक हमने बेसिकली यहाँ पर डिस्कशन थोड़ा सा किया। इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात है ये ओसिरिस रिक्स। इंपॉर्टेंट बात है कि ओसिरिस रिक्स किसका अभियान है? ये नासा का अभियान है ना। अभी भारत और जो इसरो वाले हैं वो निसार पर भी काम कर रहे हैं और एक संयुक्त अभियान भारत और जो भारत की संस्था इसरो और अमेरिका USA की जो संस्था है आपके नासा, इसका संयुक्त अभियान निसार, इस पर भी इसमें काम चल रहा है। लेकिन निसार इससे अलग मुद्दा है, लेकिन मैं यहाँ पर एक जो डिस्कशन कर रहा हूँ वो ओसिरिस रेक्स पे मैंने डिस्कशन किया, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि एग्जाम में बिल्कुल निश्चित तौर पर इस तरीके की चीज़ें पूछी जा सकती हैं करंट अफेयर्स से जोड़कर। एक मिनट भैया, रुको एक मिनट। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है एयर डिफेंस सिस्टम। अभी आपने देखा होगा कि इंटरनेशनल लेवल पर कोरोना के अलावा भी एक न्यूज़ जो चर्चा में थी वो थी इजराइल इशू। तो इजराइल ने अभी हाल ही में जो हिंसक झड़पें हुई जेरूसलम पर, वहाँ अपनी आयरन डोम वायु रक्षा प्रणाली का
इस्तेमाल किया। तो इजराइल फिलिस्तीन के बीच में काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही है और इजराइल यूज इन द आयरन डोमेन एयर डिफेंस सिस्टम रिसेंटली द वायलेंट केसेस ओवर द जेरूसलम। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये कम दूरी की शॉर्ट रेंजेस ज़मीन से हवा पे मार करने वाली ग्राउंड टू एयर वायु रक्षा प्रणाली है। और ये जो शॉर्ट रेंज ग्राउंड टू एयर डिफेंस सिस्टम है, जो एक वायु रक्षा प्रणाली है जिसमें एक रडार और एक तामीर इंटरसेप्टर मिसाइल भी शामिल है। और इजरायली ठिकानों पर दागे जाने वाले किसी भी रॉकेट या मिसाइल को ये ट्रैक और बेअसर करने की कैपेबिलिटी रखती है। और जितने भी इजराइल के ऊपर अटैक्स हुए उनको इसने बेअसर किया। तो इट इज़ अ वेरी शॉर्ट रेंज ग्राउंड टू एयर डिफेंस सिस्टम इज इंक्लूडेड लाइक रडार एंड तामीर इंटरसेप्टर मिसाइल है दैट ट्रैक एंड न्यूट्रलाइज एनी रॉकेट और मिसाइल टू एम्ड एट इजराइल टारगेट। इजराइल के अंदर जो भी टारगेट करने की कोशिश करता है तो ये मिसाइल जो है उसको रोकने की कैपेबिलिटी रखती है। मेरे जो भी लेक्चर्स है ना भाई, वो एग्जाम के इंपॉर्टेंट को अपने आप दिखाएंगे। लोग जो पढ़ा रहे हैं वो अच्छा पढ़ा रहे हैं, मैं जो पढ़ा रहा हूँ एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा रहा हूँ, बाकी लोग अच्छी मेहनत कर रहे हैं, मैं भी अपने लेवल पे अच्छी मेहनत कर रहा हूँ। आप मेरी चीज़ों को अपने फायदे में बदल सकते हैं और उसके लिए आपको अपना कंसंट्रेशन लेवल, अपनी एकाग्रता को बढ़ाना पड़ेगा। आप अगर वो कंसंट्रेशन या एकाग्रता बढ़ा लेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इश्यूज पता होने चाहिए भाई इजराइल और फिलिस्तीन का क्या इशू हुआ, तो बातें समझ में आएंगी। इसका उपयोग रॉकेट, तोपखाने और मोटरॉट के साथ साथ जितने भी विमान, हेलीकॉप्टर या मानव रहित हवाई वाहन, यूएवी आदि का मुकाबला करने के लिए किया जाता है। ये इस प्रकार का एक प्रकार का वायु रक्षा प्रणाली डोम है, जो आयरन डोम है जो बनाया, और एक दिन रात दोनों में सभी मौसम स्थितियों में इसका उपयोग किया जा सकता है। मतलब ये एक प्रकार का ऐसा आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप किया इजराइल ने कि इट इज यूज ऑफ कंट्रीज रॉकेट्स, artilleries and motors as well as like helicopters, aircrafts and the unmanned aircraft vehicles जो है उस पर कर सकते हैं। जैसे भारत में अनमेंडेड है ना, तेजस है, रुद्र, हंसा, इस प्रकार के रुस्तम 1, 2, 3 है, तो वैसे ही अगर कोई वर्ल्ड लेवल का अटैक उनके ऊपर होता है तो वो अनमेंडेड एयरक्राफ्ट व्हीकल पर अटैक को रोक सकते हैं। इंपॉर्टेंट है एक प्रकार आयरन डोम डिफेंस सिस्टम। इट इज कैपेबल फ्रॉम द बीइंग यूज ऑफ ऑल लाइक वेदर कंडीशंस एंड इंक्लूडिंग ड्यूरिंग दैट डे और नाइट इज नॉट मेजरमेंट। ये दिन और रात दोनों में यूटिलाइज हो सकता है, एनी वेदर दोनों प्रकार के मौसम में यूज हो सकता है। इंपॉर्टेंट क्यों है? भारत के पास भी एक S-400 ट्रम्प है जो रॉकेट मिसाइल, क्रूज मिसाइल पे होने वाले तीनों प्रकार के खतरों का सामना करने के लिए इंपॉर्टेंट है। इसकी रेंज काफ़ी लंबी है, तो भारत के पास भी इस प्रकार का एक S-400 नाम का इस प्रकार का फॉर्मेट है। हालांकि हमने ये S-400 जो ट्रम्प फीचर्स हमारे यहाँ लाए हैं वो पूरे के पूरे जो S-400 ट्रम्प थे ये हमने रशिया से परचेस किए हुए हैं। जो करोड़ों रुपए की 22,000 करोड़ की जो डील होती है रशिया से, उस रशियन डील के अंदर ये S-400 ट्रम्प भी था। और ये डिफरेंट टाइप के, इंडिया हैज़ got the S-400 Trump, which also is caters to that the three type threats like rocket threats and any missile threats and any cruise missile cells, or but they have the much is longer range, लेकिन उनकी रेंज जो है थोड़ी सी ज़्यादा है, हमारे पास है। लेकिन ऐसा इस प्रणाली में एक वृहद वायु रक्षा कवच है, बुलबुलें हैं, है ना। इट हैज़ मच द लार्जर एयर डिफेंस बबल्स नो दैट ऑफ हेयर थ्रेट्स, जो इस प्रकार के ऑफ थ्रेट्स, इस प्रकार के खतरों को हम रोक सकते हैं। एक मोबाइल और सतह से हवा पे मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है जिसके को रूस के द्वारा निर्मित किया गया। ये एक मोबाइल सरफेस एयर मिसाइल सिस्टम है, सेम जिसको बोल सकते हैं, और ये बाय द रशिया डेवलप किया गया है। भारत के पास अश्विन और पृथ्वी इस प्रकार के वायु रक्षा प्रणाली का हिस्सा है, और भारत में ये अश्विन और पृथ्वी है ना। हम जब पढ़ेंगे पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग, आकाश, तो हम इसकी पूरी कहानी बताएंगे कि भाई जो इंटीग्रेटेड गाइड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम चालू किया था APJ कलाम साहब ने 1983 में, वो बेसिकली किस तरीके से प्रोजेक्ट डेविल का हिस्सा था, और उस ज़माने में 800 करोड़ रुपए खर्च करके जो है इंटीग्रेटेड गाइड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम चालू किया गया। तो तमाम बातें जब हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लास करेंगे तो वहाँ पर डिस्कशन करेंगे। अभी तो हमारा जो डिस्कशन है भाई वो 3 बातों पे है कि इजराइल ने जो अभी अपना डोम वायु रक्षा प्रणाली यूज़ किया, जो आयरन डोम रक्षा प्रणाली यूज़ किया, आयरन डोम रक्षा प्रणाली वो इम्पोर्टेंट है,
वो क्यों इंपॉर्टेंट है, उसकी कुछ मैंने विशेषताएं यहाँ बताई। और भारत के पास इस तरीके का एक S-400 ट्रम्प नाम का सिस्टम है जो आने वाले समय में हम यूटिलाइज कर सकते हैं। और ये हमने एस ट्रम्प की कुछ फीचर्स पे चर्चा करी, है ना, और उन फीचर्स को आपको जानना ज़रूरी है कि कल को अगर हमारे ऊपर पाकिस्तान के द्वारा, है ना, या चाइना के द्वारा या ऐसा कोई भी अटैक इस तरीके का हो जाता है, इस तरीके की कोई कंडीशन आती है, तो उस कंडीशन में जो है पाकिस्तान की किसी अटैक का जवाब देने के लिए या चाइना के किसी अटैक का जवाब देने के लिए हम इस तरीके की चीज़ों को यूटिलाइज कर सकते हैं। हालांकि हम नो फर्स्ट यूज़ को अपनाने वाले कंट्री हैं, हम युद्ध के नहीं बुद्ध के देश हैं, हम अपनी तरफ से ऐसी कोई कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमारे को छेड़ने की कोशिश की गई तो निश्चित तौर पे हमारे पास भी S-400 है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और हमारा डिफेंस बजट अगर बढ़कर लाखों करोड़ों रुपए हो रहा है और 100% पैसे में से अगर हम अपना 20% पैसा डिफेंस पे खर्च कर रहे हैं तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा लॉजिक है। ठीक है, तो हम इस पर चर्चा अपनी जारी रखेंगे, बाद में भी हमें अपने अगले टॉपिकों पर डिस्कशन कंटिन्यू करना है करंट अफेयर्स के अंतर्गत। और हमारा जो करंट अफेयर्स में अगला विषय है वो यहाँ पर जो अगला विषय मैं डिस्कस कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम में, यहाँ पे कुछ चीज़ें डिस्कस करने जा रहा हूँ, है ना, जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं उस पर पहले डिस्कशन कर रहा हूँ, पढ़ेंगे तो सारा कुछ हम। हमारा जो अगला विषय है वो है हाथी परियोजना, प्रोजेक्ट एलिफेंट। अभी प्रोजेक्ट टाइगर तो चल ही रहा है लेकिन प्रोजेक्ट एलिफेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है थोड़ा देख लें भाई। पहली बात तो प्रोजेक्ट एलिफेंट चर्चा का कारण ये है कि पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, उसने ये कहा है कि 2009-10 से 2020-21 के बीच में लगभग 186 के आसपास जो है वो एलिफेंट्स जो हैं बेचारे वो मारे गए हैं। और 186 एलिफेंट वेयर किल्ड आफ्टर बीइंग द हिट बाय ट्रेन्स अक्रॉस इन टोटल इंडिया इन 2009-10 टू 2020-21 लास्ट 10 सालों में। हाथियों के हताहत होने की सर्वाधिक स्थिति जो खराब है वो असम में है। यहाँ रेलवे ट्रैक पे करीब 62 के आसपास टाइगर्स मरे हैं, आपके हाथी मरे हैं प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत। उसके बाद 62 जो असम में मरे हैं, उसके बाद पश्चिम बंगाल में करीब 57 मरे हैं और उड़ीसा में जो है 27 के आसपास मरे। इसलिए ये चर्चा में, अभी आपने पेपरों में सुना भी होगा कि भाई वहाँ पे हाथी मर गया, है ना, ये हो गया वो हो गया। अब ये पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है ये 1991-1992 में KN राव साहब ने चलाया था। जैसे 1973 में जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो कैलाश संखिल ने चलाया था टाइगर बचाओ मूवमेंट के तहत, उसी तरीके से प्रोजेक्ट ऑफ एलिफेंट जो है वो 1991-1992 में चलाया गया। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हाथी एक मूल्यवान पारिस्थितिक सेवाओं को देखते हुए बहुत इम्पोर्टेंट हमारा पशु है और 2010 में राष्ट्रीय विरासत पशु नेशनल हेरिटेज एनिमल इसको घोषित किया गया। कई मूवीज़ भी हाथी मेरे साथी इस प्रकार के आपने नाम में सुना होगा। हाथी हमारा एक मूल्यवान पारिस्थितिकीय इंपॉर्टेंट पशु है। 2010 में से राष्ट्रीय विरासत या नेशनल हेरिटेज एनिमल घोषित किया गया। और हाथी वन और वुडलैंड पारिस्थितिकीय तंत्र के वास्तुकार हैं, या ये कह सकते हैं कि इकोलॉजी में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इनका। इनको नेचर का माली माना जाता है, कंसीडरिंग द नेचुरल गार्डनर इनको माना जाता है। और ये बहुत सारी ऐसी सेवाएं अपनी देते हैं जंगलों के अंदर कि इनके जो द्वारा जो है इनके गोबर के जो ढेर हैं उससे जो है जंगलों की मिट्टी है उसकी उर्वरकता कहीं ना कहीं बढ़ती है, इम्पोर्टेंट है। तो 1992 में ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट तकनीकी लेवल पे स्टार्ट किया गया। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि भारत में लगभग 32 जो है वो हाथी अभयारण्य हैं इस समय वर्तमान में चल रहे हैं। 32 हाथी अभयारण्य हैं जो वर्तमान में चल रहे हैं। हाथी अभयारण्य भारत का पहला हाथी अभयारण्य जो है झारखंड में है और 32 एलिफेंट रिजर्व है इंडिया में, और पहला जो है वो झारखंड के अंदर है। बहुत सारी चीज़ें इस पर डिस्कशन हो सकती है। जब हम इन्वायरमेंट की क्लासेस करेंगे तो वहाँ पर हम डिस्कशन का हिस्सा इसको रखेंगे निस्संदेह। यहाँ पर जो मेरे को लगता है इम्पोर्टेंट ये इसलिए चर्चा में है क्योंकि अभी पूरे 10 साल में लगभग मान के चलिए 186 एलिफेंट यहाँ पर जो हैं भाई वो मारे गए हैं। और 186 एलिफेंट क्योंकि मारे गए हैं वो किल्ड हुए हैं इसलिए इस चर्चा में हम उसमें सबसे ज़्यादा असम है जहाँ पर 62 के करीब हाथी जो हैं वो अकाउंटेड हुए हैं। हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट है जिसके केसेस वहाँ पे आए हैं रेलवे ट्रैक से मरे।
उसके बाद पश्चिम बंगाल है जहाँ पर सेकंड नंबर पर 57 के आसपास हाथी, और थर्ड नंबर पर जो है उड़ीसा। इस पूरे टॉपिक को समझाने के पीछे मंशा ये है कि प्रोजेक्ट हाथी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं। 92 में प्रोजेक्ट हाथी प्रोजेक्ट चालू हुआ, 2010 में से राष्ट्रीय विरासत पशु जो है वह घोषित किया गया। अब इम्पोर्टेंट बात जो है वो हमारी अगली जो टॉपिक में है वो साइक्लोन पे है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल साइक्लोन आते रहते हैं। पूरी दुनिया में करीब करीब 62 प्रकार के साइक्लोन्स आते हैं, उसमें 22 प्रकार के साइक्लोन्स जो हैं वो करीब आपके जो है 22 प्रकार के साइक्लोन जो है वो एशिया में आते हैं और करीब 8 प्रकार के भारत में आते हैं। उसमें से 6 आते हैं बंगाल की खाड़ी में और 2 आते हैं अरब सागर में। अभी पिछले कुछ दिनों पहले आपने साइक्लोन्स के बारे में सुना। मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरे जो जनरल स्टडीज़ के बैच होंगे ना, वहाँ पर मैं जीएस पढ़ाऊँगा साहब। वहाँ पे मैं जीएस पढ़ाऊँगा बेसिक लेवल पे। जो भी मैं जीएस पढ़ाऊँगा बेसिक लेवल से पढ़ाऊँगा, एनसीईआरटी लेवल पे पढ़ाऊँगा। जो भी जीएस पढ़ाऊँगा वो कोर लेवल पे पढ़ाऊँगा। जो भी जीएस पढ़ाऊँगा वो अप्लाइड लेवल पे पढ़ाऊँगा। और सारी चीज़ों को मैं करंट से जोड़ते हुए पढ़ाते चलूँगा। और बाद में फिर आंसर राइटिंग के लिए कंटेम्प्रेरी इशू को भी कनेक्ट करूँगा कि क्या कंटेम्प्रेरी इशूज़ इन फ्यूचर में हो सकते हैं। तो मेरे जितने भी बैचेस चलेंगे, चाहे वो प्रीलिम स्पेशल बैच हो जिसमें प्रीलिम श्योर बैच हो, या फिर मेंस स्पेशल बैच हो, या फिर प्री प्लस मेंस फाउंडेशन बैच हो, है ना, या इसके अलावा जो यूपीएससी और पीएससी के लिए जो बच्चे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल ईयर से तैयारी करना चाहते हैं उनका यूजी का बैच हो, या फिर कोई अदर एग्ज़ाम की तैयारी करने वाला बच्चा, एसएससी है, बैंक है, या अदर कोई एग्ज़ाम की तैयारी करने वाला बच्चा मुझसे जनरल स्टडीज़ पूरा लेवल पे बिल्कुल 0 से 360 डिग्री के साथ पढ़ना चाहता है, तो वो वहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा, डिटेल में डिस्कशन करूँगा। अभी तो क्योंकि मुझे करंट अफेयर्स की दोनों बातों को यहाँ पर डिस्कस करना है, और मेरा जो टारगेट है वो मेरा टारगेट है यूनिट 8 में जो एमपीपीएससी के अंदर काम का करंट अफेयर्स साल भर का है उसको कवर करना, ताकि उन बच्चों को जिनको मैं कहीं ना कहीं कोरोना के चलते बहुत अच्छे से गाइड नहीं कर पाए, है ना, समय में जिस तरीके से चीज़ें देनी चाहिए थी, डिलीवर करनी चाहिए थी, कहीं ना कहीं उसमें कुछ कमियां रह गई, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि वो हम करें। हालांकि हमने अपना ऑफलाइन बैचेस में कोर्सेज कंप्लीट करा दिया था, और वो कुछ भी लेवल पे स्टूडेंट्स के लिए रिवीजन के अलावा कुछ चीज़ें बची नहीं थी। लेकिन फिर भी ऐसे बच्चे जो बेचारे कोचिंग नहीं आ पाते हैं, या फाइनेंशियली प्रॉब्लम की वजह से कुछ ऐसे इश्यूज़ होते हैं, सिक्योरिटी के कुछ इश्यूज़ होते हैं, तो उनके लिए कुछ हमारी क्लासेस इंपॉर्टेंट। तो यूनिट 8 में हमने जो यहाँ पर डिसाइड किया है वो करंट अफेयर्स वाला पूरा सेशन और स्पोर्ट्स वाला पूरा सेशन हम आपको करा देंगे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कोशिश करेंगे कि काम की चीज़ें करें। तो ये साइक्लोन की बात हम कर रहे थे कि रिसेंटली जो भारत के अंदर ये और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है चक्रवात, साइक्लोन। चर्चा में रहा, आपने अभी सुना भी होगा कि भाई चक्रवात या साइक्लोन आए। पूरी दुनिया में 62 प्रकार के साइक्लोन आते हैं। एशिया में 22 प्रकार के आते हैं और भारत में 8 प्रकार के आते हैं। 8 में से 6 आते हैं बंगाल की खाड़ी में, 2 आते हैं अरब सागर में। अभी जो हाल ही में अरब सागर में आया था वो था ताउते, है ना, हर साल आता है। तो ये ताउते चर्चा में रहा, ये अरब सागर में आया था। बेसिकली महाराष्ट्र, गुजरात समेत भारत के 7 राज्यों को इसने प्रभावित किया। रिसेंटली ड्यू द स्टॉर्म ट्यूट ऑफ अरेबियन सी एंड ताउते, स्टॉर्म ऑफ ताउते इन अरेबियन सी एंड टोटल 7 states of India including the basically Maharashtra and Gujarat were the affected here। और इस चक्रवात के कारण भारत के तटीय राज्यों में काफ़ी जानमाल की नुकसान हुआ। पॉसिबिलिटीज ऑफ लॉस इज मोर लाइफ्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ एक्सट्रीमली ऑफ कोस्टल एरियाज ऑफ इंडिया इन दिस साइक्लोन। और इस चक्रवात का ताउते नाम म्यांमार के द्वारा दिया गया। इस प्रकार का क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, क्योंकि एक हिंसक छिपकली की प्रजाति है ये, वहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो म्यांमार हैज़ गिवन दैट नेम ऑफ साइक्लोन ऑफ ताउते, है ना, ताउते। और ये ताउते विच इज़ द नेम ऑफ द स्पेसिस ऑफ प्रेडेटरी लिजार्ड। प्रेडेटरी लिजार्ड एक प्रकार की प्रेडेटरी लिजार्ड है, हिंसक छिपकली है, उसके नाम पर है। इंपॉर्टेंट बात है, हवाओं के जब भी परिवर्तनशील होता है, अस्थिर चक्र होता है, और केंद्र में निम्न वायुदाब का और बाहर हाई वायुदाब का केंद्र बन जाता है। केंद्र में लो प्रेशर और बाहर जो है हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर से हवा जब लो प्रेशर की तरफ आती है तो उसी को जो है हम लोग साइक्लोन बोलते हैं। इज ए वेरिएबल एंड अनस्टेबल साइक्लोन लाइक मीन्स a low air pressure in center and high air pressure in outside and high pressure to going down in lower pressure। और चक्रवात की बेसिकली जो केंद्र है वो निम्न वायुदाब का केंद्र होता है।
सेंटर ऑफ लो प्रेशर और वहाँ पर हाई प्रेशर से हवा नीचे लो प्रेशर की तरफ आती है। नॉर्थ गोलार्ध में वो घड़ी की सुइयों की दिशा में उसके एंटी क्लॉकवाइज घुसती है, एंटी क्लॉकवाइज घूमती है आपके क्लॉकवाइज नॉर्थन हेमोस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज, और जो क्लॉकवाइज घूमती है वो आपके साउथर्न हेमोस्फीयर में घूमती है। वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो हम ज्योग्राफी के अंतर्गत देखेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बेसिकली जो साइक्लोन है वो भी दो तरीके के होते हैं, एक शीतोष्ण होते हैं टेम्परेट, और एक होते हैं ट्रॉपिकल। तो जो टेम्परेट होते हैं, बेसिकली टेम्परेट जो है वो मध्य अक्षांशों के बीच में आते हैं, जो मिड लैटिट्यूड है उसके बीच में, जबकि जो ट्रॉपिकल है बेसिकली ये महासागरों में उत्पन्न और विकसित होने वाले जो चक्रवात होते हैं उनको ये बोला जाए। तो बेसिकली जो टेम्परेट होते हैं ये 35 से लेकर के 65 डिग्री अक्षांश के बीच में पाए जाते हैं, जबकि जो ट्रॉपिकल होते हैं ये 5 से 30 डिग्री नॉर्थन और 5 से 30 डिग्री जो है साउथर्न साइड पे होते हैं। और उत्तरी गोलार्ध में केवल शीत ऋतु में ये शीतोष्ण चक्रवात उत्पन्न होते हैं, और जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं बहुत ही ज़्यादा विनाशकारी और बहुत ही वायुमंडलीय तूफान होते हैं, काफ़ी खतरनाक होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको हम यहाँ पर डिस्कशन का हिस्सा बना सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो यहाँ पर बात है वो है ताउते। ये बेसिकली भारत के अरब सागर वाले एरिया में आया, महाराष्ट्र में और गुजरात में इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा। और ये जो ताउते नाम है ये म्यांमार ने दिया, उनकी एक हिंसक छिपकली है और एक प्रेडेटरी लिजार्ड है उसके नामकरण के आधार पर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा देख लेंगे आप। जैसे एक बार जो है एमपीपीएससी ने हुदहुद के बारे में पूछा था, जब हुदहुद चर्चा में था। इसी तरीके से फैलीन जब आया था तो एमपीपीएससी ने फैलीन के बारे में पूछा था। तो आप ये देख लेंगे जो जो चक्रवात यहाँ पर आए हैं। ठीक है, अभी जो अगला डिस्कशन है वो डिस्कशन जो है वो कुछ हमारी दवाओं के ऊपर। तो अभी तेलंगाना सरकार ने अपनी तरह की पहली एक महत्वाकांक्षी परियोजना आकाश से दवा के पायलट प्रोजेक्ट के लिए 16 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का चयन किया है, और ये तेलंगाना गवर्नमेंट हैज़ सिलेक्टेड द 16 प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स इन पायलट टेस्टिंग इन द एम्बिशियस मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्रोजेक्ट इन ऑल ओवर इंडिया। और इस परियोजना के अंदर कई ड्रोन के माध्यम से दवाओं की डिलीवरी जहाँ पे ज़रूरत पड़ रही वहाँ पड़े। तो एक प्रकार का जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है उसको डेवलपमेंट करने को लेकर है, और ये परियोजना इम्पोर्टेंट है क्योंकि टॉपिक से जुड़े प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स जो होते हैं। तो ये तेलंगाना सरकार की एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है। आकाश से दवा दे सकता है इस तरीके से कि मेडिसिन फ्रॉम द स्काई हाल ही में किस राज्य के द्वारा चलाया गया और कितनी प्रकार की प्राइमरी दवाओं को इसके अंतर्गत दिया जाएगा। तो परियोजना में ड्रोन के माध्यम से जो है प्रोजेक्ट डिलीवर किया जाएगा। इसमें जो दवाएं हैं जिनको नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने मंजूरी दी है इस पूरी परियोजना को, जो सिविल एविगेशन मिनिस्ट्री है, तो उसमें ये एंथेस्टेटिक करके एक दवा है, ये दर्द के प्रति असंवेदनशीलता को प्रेरित करती है ना। इसी तरीके से एक एंटी फ्लोएलेंट करके है, ये जो आंतों में गैस को कम करती है। एंटीपायरेटिक्स है, ये टेम्परेचर को कम करती है। एनाल्जेसिक है, एनाल्जेसिक जो दर्द को रोकने के लिए मदद करती है, जैसे एस्प्रिन आप एग्जांपल देख सकते हैं। एंटीबायोटिक्स हैं, पेनिसिलिन टाइप। एंटीथिस्टोमाइंस है, एंटी स्पोस्मोडिक है ना, मांसपेशियों के ऐंठन को दूर करने के लिए। एंटासिड है ना। डाययूरेटिक्स से दवा मूत्र के उत्पादन को बढ़ावा देती है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा लैक्सेटिव है, ये कब्ज वगैरह में राहत देती है। भाई इंपॉर्टेंट बात क्या है पता है आपको, दवाओं के नाम याद नहीं करनी, इंपॉर्टेंट है तेलंगाना सरकार का प्रोजेक्ट आकाश से दवा, है ना। तेलंगाना गवर्नमेंट का जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर का एज ए पायलट टेस्टिंग एम्बिशियस किया गया है मेडिसिन फ्रॉम स्काई। इंपॉर्टेंट ये है ड्रोन के माध्यम से दवाओं की डिलीवरी की जाएगी, है ना, डिलीवर बाय द ड्रोन्स। इंपॉर्टेंट है, इसको नागरिक उड्डयन मंत्रालय सिविल एविगेशन मिनिस्ट्री ने चालू किया। और कुछ दवाएं हैं जिनको आप देख लेंगे भाई, है ना, जैसे लैक्सेटिव है, ये कब्ज के लिए यूज़ होती है लैक्सेटिव, है ना। डाययूरेटिक्स है, ये मूत्र के उत्पादन को बढ़ावा देगी। इस प्रकार की कुछ दवाएं हैं, आप इनको देख लेंगे। इंपॉर्टेंट जो था वो मैंने यहाँ पे आपको डिस्कस कर दिया है। पूरा साल क्योंकि हेल्थ ओरिएंटेड रहा तो निश्चित तौर पे यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, जो इम्पोर्टेंट है वो देखिए। ये A76 हिमखंड है जो चर्चा में रहा, जो अंटार्कटिक वाला एरिया है। ये अंटार्कटिक वाले एरिया के अंतर्गत जो अंटार्कटिक वाला एरिया है
इसके अंतर्गत एक जो बैडल सागर है वहाँ पर एक A76 करके एक हिमखंड जो है ये टूट करके अलग हो गया, ठीक है। अंटार्कटिक महासागर से ये A76 करके ये करीब करीब 4320 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर फीट में ये फैला हुआ था। और ये पूरा का पूरा जो यहाँ पर रॉन आइज सेल्फ वाला इलाका था उसके पश्चिमी हिस्से से टूट गया, क्योंकि लगभग 90 से 95% तो जो है यहाँ पे बर्फ ही मिलेगी आपको ये पूरा अंटार्कटिका वाले एरिया में। तो इसका आकार करीब 4320 वर्ग किलोमीटर के आसपास था। द मेजर अराउंड द 4320 स्क्वायर किलोमीटर इन साइज इन करेंटली ऑफ लार्जेस्ट बर्ग ऑफ इन द वर्ल्ड। वैसे भी जो बर्फ़ के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, है ना, जो बर्फ़ के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं जो हैं उनको जो है वो गुंज बोलते हैं, गुंज। उसके बाद जो थोड़े इनसे छोटे होते हैं उनको बोलते हैं मंडैल, और जो थोड़े छोटे होते हैं उनको बोलते हैं आपके रिस, और जो सबसे छोटे बर्फ़ के टुकड़े होते हैं उसको बोलते हैं आपके उर्म, है ना, ज्योग्राफी में पढ़ेंगे अपन। तो ये हिमखंड जो हैं, ग्लेशियर जो हैं, और ये हिमखंड जो है टूट करके जो है ये खुले पानी में तैरते रहते हैं। अंटार्कटिका में चर्चा में रहा, और क्योंकि अंटार्कटिका में 22 मार्च से लेकर के 23 सितंबर को सूर्य दिखाई नहीं देता, और 24 सितंबर से लेकर 21 मार्च को वहाँ पे सूर्य अस्त नहीं होता। द सन इज़ नॉट विजिबल इन 22 March to 23 September in Antarctica, and the never sat between the 24 September to 21 March in Antarctica। और यहाँ पर लाइकेन और जो मास है वो यहाँ की मेजर वेजिटेशन है। हमारा अगला टॉपिक है वो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। एक्चुअल में यूनेस्को एक संस्था है, यूनाइटेड नेशन लेवल पर जो एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की एक लिस्ट जारी करती है हेरिटेज को लेकर। 1946 में इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि भारत में बहुत सारे कल्चरल साइट्स हैं, भारत में बहुत सारे इसके अंतर्गत यूनेस्को की सूची में जो है बहुत सारे कल्चरल साइट्स हैं, बहुत सारे विश्व धरोहर की अंदर नेचुरल साइट्स हैं, बहुत सारे प्लेसेस हैं इसमें। और इसमें से करीब करीब 25 जो हेरिटेज एरियाज़ हैं, और 25 हेरिटेज एरियाज़ हैं जिसमें आपके आगरा का लाल किला, अजंता की गुफा, नालंदा महाविद्यालय, सांची, चंपानेर, छत्रपति शिवाजी, गोवा के चर्च, एलिफेंटा की गुफा, फतेहपुर सीकरी, हम्पी, महाबलीपुरम, पट्टकल समूह के मंदिर, राजस्थान के पर्वतीय किले, ऐतिहासिक शहर, हुमायूं का मकबरा, जयपुर शहर, खजुराहो, है ना, महाबोधि, कुतुब मीनार, रानी की बाव, लाल किला, भीमबेटका, सूर्य मंदिर, कोणार्क, ताजमहल और जंतर मंतर। इसके अलावा कुछ नेचुरल भी हैं, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, काजीरंगा, केवला देवी, मानस, नंदा देवी, सुंदरवन, पश्चिमी घाट। इम्पोर्टेंट ये नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है जो भी चर्चा में अभी हाल ही में 6 भारतीय प्लेसेस को यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन ने विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया है। द रिसेंटली द 6 इंडियन प्लेस हैव बीन द एडेड इन द tentative of UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, World Heritage Sites, and submissions of the WMAT, the Archaeologically Survey of India, which is responsible for conversion and the preservation of Indian mountains, and उसमें जो 6 हैं उनके नाम याद रखना है। पहला जो है वो है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व जो इम्पोर्टेंट है, मध्य प्रदेश में ही है। आइकॉनिक आपके रिवर फ्रंट ऑफ हिस्टोरिक सिटी ऑफ वाराणसी, और उसके बाद जो है वो हायर बैंकुल मैग्लोथेटिक साइट्स हैं, और इसके अलावा जो है सीरियल नॉमिनेशन ऑफ मराठा मिलिट्री आर्किटेक्चर ऑफ महाराष्ट्र है। इसके अलावा जो है वो बेड़ा घाट है, इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, बेड़ा घाट मध्य प्रदेश से रिलेटेड है, बेड़ा घाट। और इसके अलावा जो टेम्पल ऑफ कंचीपुरम, ये भी इंपॉर्टेंट है। बेड़ा घाट को अभी हाल ही में ऐसे सूची में शामिल किया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अभी तक मध्य प्रदेश के 3 प्लेसेस हैं, 1986, 1989 और 2003 में 3 को शामिल किया गया। 86 में जो है वो आपके सांची को किया गया, 89 में खजुराहो को किया गया, और 2003 में भीमबेटका को किया गया। इंपॉर्टेंट ये पूछा जा सकता है भाई, है ना, इसको थोड़ा देख लेंगे आप अच्छे से। इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए, इंपॉर्टेंट जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए हम उसको बहुत ध्यान से देखते हैं। अभी चिपको आंदोलन चर्चा में है, अभी चिपको आंदोलन पर हमें एक डिस्कशन करना है। इंपॉर्टेंटली चर्चा में क्यों है चिपको आंदोलन? जो गांधीवादी पर्यावरण प्रेमी थे सुंदरलाल बहुगुणा जी, अभी क्योंकि उनका हाल ही में निधन हो गया है, ठीक है। और जब भी किसी का कोई निधन होता है तो उनसे जुड़ी चीज़ें पूछता है MPPSC और कोई भी एग्ज़ाम,
तो हाल ही में इनका क्या हुआ, निधन। रिसेंटली द सुंदरलाल बहुगुणा, द गांधीयन हु वाज द रिसेंटली द चिपको मूवमेंट से जो जुड़े थे, उनको ड्यू टू द कोविड-19, ये कोविड-19 की वजह से जो इनका डेथ हो गया। और हिमालय की ढलानों पर पेड़ों की रक्षा के लिए उन्होंने चिपको आंदोलन चालू किया। पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था को गढ़ने के लिए इनको जाना जाता है। इकोलॉजी ऑफ द परमानेंट इकोनॉमी इन्होंने कहा था और इस मूवमेंट को इन्होंने चलाया। तो ये 1973 के अंदर ये चिपको मूवमेंट चला था और पेड़ों के काटने की वजह से लोग जाकर पेड़ों पे चिपक जाते थे, क्योंकि अभी मध्य प्रदेश के पन्ना में बसकावा जंगल को लेकर जो मूवमेंट चल रहा है वो कहीं ना कहीं चिपको मूवमेंट की तरफ ही धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो चिपको आंदोलन का नाम जो है वो आलिंगन शब्द से जुड़ा हुआ है और ग्रामीण पेड़ों को काटने के विरोध में पेड़ों को बचाने के लिए पेड़ों से लिपट जाते थे, है ना। और ये वंगारी मथाई का जो ग्रीन बेल्ट मूवमेंट था कनाडा में, आपकी केन्या में, नॉट कनाडा, सॉरी दैट फॉर थिंग। और ये जो केन्या के अंदर जो इन्होंने ग्रीन बेल्ट मूवमेंट चलाया था, तो उसी की तरफ पर भारत में भी ये चिपको आंदोलन 73 में स्टार्ट हुआ था। तो ये पर्यावरण को लेकर इंपॉर्टेंट है। और इस बार मुझे लगता है प्रीलिम्स में इसलिए क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि 1973 से मूवमेंट चालू हुआ। सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी और ऐसे बहुत सारे लोग इस मूवमेंट से जुड़े हुए थे, है ना। तो ये कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको थोड़ा आप देख लेंगे, चिपको मूवमेंट को ये देख लेंगे आप। मेरी ये जो करंट अफेयर्स की क्लास है, इसमें एक जो मेरा बेसिक सबसे बड़ा मोटिव है ना, वो क्लास का जो मोटिव है ना, वो मेरा ये है कि मैं करंट अफेयर्स में जो भी चीज़ें यहाँ फाइनल आपको समझा के बता दे रहा हूँ 360 डिग्री परफॉर्मेंस के साथ, ये लास्ट 1 ईयर से 1.5 ईयर की चीज़ें आपको पढ़नी है। 2020 और 2021 का अब तक का जो करंट अफेयर्स है वो आपको अच्छे से देखना है, पढ़ना है। और मैं जितनी भी चीज़ें यहाँ पर बताऊँगा उससे आपकी यूनिट 8 कवर हो जाएगी। बचा हुआ जो स्पोर्ट्स वाला इसका सेगमेंट है उसके लिए मैं अलग से 3 घंटे की स्पेशल स्पोर्ट्स की क्लास भी आपको कवर करा दूँगा। तो आपकी यूनिट 8 बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, वो कवर हो जाएगी। जहाँ पर आपकी यूनिट 8 कवर कराने की जिम्मेदारी मैं 100% ले रहा हूँ। आपको घर पे जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको समझ करके बढ़िया पॉइंट बना के लिख लेना है। फिर मैं यहाँ पर यूनिट जो 9 है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, उसको भी कॉन्सेप्चुअल डेवलप करके समझा दूंगा। और एक यूनिट 10 पर जो है एक आयोग का वीडियो बना दूंगा। तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर एक पूरा कंप्लीट वीडियो मैं बना दूंगा। और एक ये आयोग या कमीशन पे मैं कंप्लीट MCQ के साथ एक वीडियो बना दूंगा। तो ये आपकी ये यूनिट 8 कवर हो जाएगी, यूनिट 9 कवर हो जाएगी, यूनिट 10 कवर हो जाएगी। और ये यूनिट 7 जो है ये साइंस टेक्नोलॉजी वाली, जिसमें पूरी करंट की चीज़ें जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उनको मैं जोड़ करके पूरा जो आपका इन्वायरमेंट वाला पोर्शन है, बायोडाइवर्सिटी वाला, क्लाइमेट चेंज वाला, और जो इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं, इसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट है, पॉल्यूशन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी के बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, ह्यूमन बॉडी है, और फूड प्रोसेसिंग यूनिट है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी है, ये सारी चीज़ें जो मैं यहाँ पे आपको कवर करा दूँगा। तो मैक्सिमम जो पोर्शन आपका कवर हो जाएगा। और जो मध्य प्रदेश में हिस्ट्री वाला पोर्शन है, ज्योग्राफी वाला पोर्शन है, पॉलिटी वाला पोर्शन है, इकोनॉमी वाला पोर्शन है, इसके लिए भी मैं आपकी जितनी मदद हो पाए करूँगा। अब बात करेंगे जनरल स्टडीज़ की। तो जनरल स्टडीज़ के लिए हमारा एक कंप्लीट फाउंडेशन बैच स्टार्ट होगा, जिसमें हम पॉलिटी के करीब 100 वीडियो, ज्योग्राफी के करीब 100 वीडियो, इकोनॉमी के करीब 100 वीडियो, हिस्ट्री के करीब 100 वीडियो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करीब 100 वीडियो, ये 500 वीडियोज़ यहाँ पर देंगे। और ये पेड करके आपको एक पूरी प्रोसेस के तहत हमको देना होगा, और वो उस पूरी प्रोसेस के तहत हम आपको यहाँ पे कम्प्लीटली वो पूरा पैकेज देंगे। तो हमारा जो तरीका रहेगा, हमारे जो करंट के सेशन से वो आते रहेंगे, है ना, करंट अफेयर्स के सेशन आते रहेंगे, है ना। इसमें आपके नॉन पेड भी रहेंगे और इसमें जो है पेड भी रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा करंट अफेयर्स के अलावा हमारा जो मध्य प्रदेश जीके है, मध्य प्रदेश जीके के भी जो है हमारे इस तरीके के मध्य प्रदेश की हिस्ट्री, मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी, मध्य प्रदेश की पॉलिटी और मध्य प्रदेश की इकोनॉमी, इस पर हमारे वीडियोज़ आते रहेंगे। करंट अफेयर्स मैंने बताया कि 360 डिग्री के साथ हम 2020 का पूरा करंट, 2021 का पूरा करंट और 2019 की भी कुछ ऐसी घटनाएं जो इंपॉर्टेंट है हम अपने लेक्चर्स में रखेंगे। अब बात करेंगे हम जनरल स्टडीज़ की। तो जनरल स्टडीज़ का हम पूरा का पूरा बेसिक, पूरा कोर, उसका पूरा का पूरा अप्लाइड वाला एरिया NCERT को जोड़ करके, इसके अलावा करंट और आपका कंटेम्प्रेरी इश्यूज़, ये पूरा हम आपको GS में कवर कराएंगे। GS के जितने भी टॉपिक हैं, GS की ज्योग्राफी पूरी डिटेल में, GS की
पॉलिटी पूरी डिटेल में, जीएस की साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ जनरल साइंस पूरी डिटेल में, हिस्ट्री पूरी डिटेल में और इकोनॉमी पूरी डिटेल में। जो यूपीएससी के बच्चे हैं उनके लिए इंडिया एंड वर्ल्ड अलग से, सोशल इशू अलग से, है ना, ये हमारे वीडियोस में रहेंगे सारे पीडेबल। इसके अलावा सोशल जस्टिस अलग से, वेलफेयर अलग से, है ना। इसके अलावा जो कल्चर वाला पोर्शन है वो पूरा का पूरा अलग से। तो ये जो अदर टॉपिक्स हैं इस पर भी हम चर्चा करेंगे। मैंने एक बेसिकली आपको थीम बताई कि मेरी जीएस गुरु महेंद्र मूले की क्या अप्रोच है पढ़ाने की, और मेरा जो मुख्य उद्देश्य है कि वो क्वालिटी एजुकेशन पर मैं ध्यान दूँ। और हम बहुत मेहनत के बाद, बहुत संघर्ष के बाद इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तक पहुँचे हैं और इसकी और भी बेहतर गुणवत्ता बनाने की कोशिश करेंगे। अभी हमारी इनिशियली स्टेज में हमारे वीडियोस हैं जो हमने बहुत सारे लोगों की प्रेरणा से बनाए हैं और इसको हम अभी बहुत अच्छे स्तर तक लेके जाने वाले हैं। और इसके लिए हम सबको आपका और आपका हमें सहयोग चाहिए और इसी मोमेंट में हम काम कर रहे हैं, है ना। तो अभी हम करेंट अफेयर्स पर वापस आते हैं, अपने टॉपिक को वापस देखते हैं। अभी हम COP 26 पे चर्चा करेंगे, है ना। मेरा जो मेन मोटिव है वो ये है कि हम अपने एजुकेशन सिस्टम में क्वालिटी लाएं और उसी क्वालिटी के मद्देनज़र हम इस पे काम कर रहे हैं। तो हमारा तरीका क्या रहेगा, करेंट अफेयर्स के सेशन बनेंगे हमारे बाइलिंगुअल, मध्य प्रदेश की हिस्ट्री, मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी, पॉलिटी इकोनॉमी के वीडियोस बनेंगे। जीएस में बेसिक से कोर अप्लाइड करेंट कंटेम्प्रेरी को जोड़कर बिल्कुल फाउंडेशन बैच बनाया जाएगा। प्रीलिम मेंस प्लस प्री और आंसर लाइव राइटिंग और एमसीक्यू सारी चीज़ें उसमें रहेंगी टॉपिक वाइज एनालिसिस के साथ। और ज्योग्राफी के 100 वीडियो, हिस्ट्री के 100 वीडियो, पॉलिटी के 100 वीडियो, इकोनॉमी के 100 वीडियो, जनरल साइंस, टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट के 100 वीडियो रहेंगे। मैक्सिमम चीज़ें हमारी अवेलेबल होंगी पेड फॉर्मेट में, नॉन पेड फॉर्मेट में। हम यूट्यूब में, फेसबुक लाइव के माध्यम से, अपने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, और बाकी की जो भी प्रोसेस होगी उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना के आपको पूरा डिटेल में बताएंगे, ठीक है। कहीं कोई घबराने की बात नहीं, प्रक्रिया आपको समझाई जाएगी हमसे जुड़ने की। अब हम बात कर रहे हैं COP 26 की। यह इम्पॉर्टेंट है, इसको जानना आपके लिए क्यों ज़रूरी है समझिए। पहली बात तो कॉमन ऑफ पार्टीज़ जो है ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड समिट करवाता है। पहली बार 1995 में बर्लिन में इसकी समिट हुई थी और यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज नामक एक संस्था है जो 1995 से इस पर काम कर रही है और 95 में पहली बार बर्लिन में इसको लेकर समिट हुई थी। हर साल पर्यावरण को लेकर सम्मेलन होते रहता है। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं, इसी तरीके से दिसंबर में पर्यावरण मंथ मनाया जाता है और पर्यावरण को लेकर चर्चा होती है। कॉमन ऑफ पार्टीज उसी का एक हिस्सा है। तो हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात में 2023 अबू धाबी में कॉमन ऑफ पार्टीज़ का 28वां सत्र की मेज़बानी करने की घोषणा किया गया है और ये संयुक्त अरब अमीरात के अंदर, यूनाइटेड अरब अमीरात के अंदर जो है वो कॉमन ऑफ पार्टीज़ 28 को लेकर के डिस्कशन होना है। COP 26 जो 20 में होनी थी वो स्थगित हो गई है और अब ये नवंबर 2021 में होगी ग्लासगो में। और ठीक 2 साल बाद जो है जैसी COP ये आपकी 26 थी ये तो कैंसिल हो गई, तो जब ये नवंबर 2021 में होगी ये COP 27 होगी और ये COP 27 कहाँ पर होगी, ये यूके के ग्लासगो में होगी, ठीक है। कोरोना के चलते ये जो है ये 26 स्थगित होगी। कोरोना के आने का भी बहुत बड़ा कारण पर्यावरण को हमने घेर लिया आजकल, तो पर्यावरण ने फिर हमें घेर लिया, तो इन्वायरमेंट को लेकर डिस्कशन यहाँ करना ज़रूरी है। तो अभी जो COP 28 होने वाली है वो 2023 में होगी अबू धाबी में, है ना। 27 होगी अभी ग्लासगो में, COP 27 ग्लासगो में 21 में होगी, ठीक 2 साल बाद COP 28 होगी 23 में। पर्यावरण से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जिनको जानना ज़रूरी है। मैंने अभी आपको एक जिक्र किया शब्द का, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। ये संस्था है जो 1992 में इस पूरे क्षेत्र में काम करना चालू की और 1992 से जब पृथ्वी सम्मेलन हुआ 92 में, रियो डी जेनेरो समिट के नाम से जाना गया। 10 साल बाद जोहान्सबर्ग समिट हुई 2002 में, फिर 2012 में रियो डी जेनेरो हुआ, अब 2022 में फिर से जोहान्सबर्ग होने वाला है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है और इसलिए COP 26, COP 27, COP 28 की चर्चा हम यहाँ पे कर रहे हैं। इससे रिलेटेड कुछ समिट्स हैं, जैसे रामसर समिट है 71 में हुआ था, याद रखेंगे। स्टॉकहोम सम्मेलन 2001 में हुआ था, है ना। कुछ और सम्मेलन है जिनके बारे में यहाँ जानकारी है, जिनको हम एनवायरनमेंट की क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी जो हमारा मोटिव है यहाँ पर वो सिर्फ COP 28 को लेकर डिस्कशन करने का है और COP 28 अबू धाबी में होगा, संयुक्त अरब अमीरात में होगा। और COP 26 जो है वो कैंसिल हो गया, है ना। COP 26 जो है वो कैंसिल हो गया और COP 27 जो है 27 नंबर का COP 27 जो है वो 2020 में ग्लासगो में यूके के अंदर होने वाला है ना। बाकी चीज़ों को भी यहाँ पर अपन छोड़ देते हैं, वो हमारे काम की नहीं है।
अगला टॉपिक हमारा जो है वो है सीबीआई, सेंट्रल गवर्नमेंट का ये सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन संस्था है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और पिंजड़े से जो है उड़ता तोते की संज्ञा सुप्रीम कोर्ट ने जब दी थी तो राज्य लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी की प्रिलिमिनरी में क्वेश्चन पूछा था कि बंद पिंजड़े में तोता किसको कहा गया, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को उस समय कहा गया था। इंपॉर्टेंट बात ये चर्चा में क्यों है, सुबोध कुमार जायसवाल जी जो हैं उनको अभी हाल ही में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का नया निदेशक अपॉइंट किया गया है। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसकी जो नियुक्ति है वो दिल्ली विशेष पुलिस अधिनियम 1946 के तहत की जाती है। जो डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो पर सेशन ऑफ 4A ऑफ द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत इसकी स्थापना की जाती है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि 1963 में बेसिकली सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की स्थापना हुई और ये कार्मिक शिकायत पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत में आता है। संथानम कमेटी की रिकमेंडेशन पर इसको लाया गया। द CBI वॉज एस्टेब्लिशमेंट वॉज द रिकमेंडेशन ऑफ संथानम कमेटी इन that time in 1963 the setup was Central Bureau of Investigation and the resolution of Ministry of Home that time, but recently is the part of CBI under the administrative control of Department of Personnel and Training, Department of Personnel of Training, Ministry of Personnel and Public Grievance and Pension, वर्तमान में कार्मिक प्रशासन मंत्रालय के अंतर्गत। ये एक वैधानिक निकाय नहीं है, इज नॉट स्टैट्यूटरी बॉडी, बट दिल्ली विशेष पुलिस अधिनियम 46 के अंतर्गत इसको कुछ ऐसे स्पेशल पावर्स दिए गए हैं कि ऐसा लगता है कि स्टैट्यूटरी बॉडी है। इट डिराइव्स इट पावर्स फ्रॉम दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946। इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना चाहिए। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सुबोध कुमार जायसवाल को इसका हेड बनाया गया। जीएसटी काउंसिल की अभी हाल ही में सबमिट हुई है। जैसे कि आपको जानकारी है कि जीएसटी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 17 से जीएसटी 1 जुलाई को लगा और जनवरी 2021 में वो पूरा जनवरी का महीना ऐसा था जिससे सबसे ज़्यादा जीएसटी वसूल भी किया। अभी 43 नंबर का जो जीएसटी का गुड्स एंड सर्विस टैक्स का जो काउंसिल का मीटिंग है अभी रिसेंटली हुआ 1 जुलाई को, और 43 नंबर का बैठक था ये, 21-22 का ये बैठक था। इसके पहले अक्टूबर 2020 में इसका लास्ट बैठक हुआ था। इम्पोर्टेंट है, जीएसटी को जो है वो भारत में 2013 में विजय केलकर कमेटी का रिकमेंडेशन पे पहली बार लाया गया। इसके पहले बहुत सारी कमेटियाँ थी जिन्होंने रिकमेंड किया था जनरल स्टडी आपके गुड्स एंड सर्विस टैक्स के लिए। सबसे पहले जो था वो मेन वेट था भारत में, उसके बाद इकोनॉमी में पढ़ेंगे हम लोग, फिर उसके बाद मॉड वेट आया, उसके बाद फिर सीन वेट आया, सीन वेट के बाद फिर वैल्यू एडेड टैक्स आया 2005 में, और वैल्यू एडेड टैक्स के बाद फिर जीएसटी आया। जीएसटी की कहानी काफ़ी लंबी है, इस पर एक लंबा डिस्कशन होगा। तो वस्तु और सेवा कर से संबंधित मुद्दों पर केंद्र सरकार का एक संवैधानिक निकाय के तौर पर आर्टिकल 279A के अंतर्गत इसको लाया गया। उसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं और अदर मिनिस्टर्स भी इसके रहते हैं। और इसकी संरचना के तहत 1/3 वोटिंग जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है और 2/3 वोटिंग जो है वो राज्य सरकार के पास, और कोई भी निर्णय जो है वो 3/4 से होगा। तो 1/3 वोटिंग किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और 2/3 वोटिंग किसके पास है, स्टेट के पास, और 3/4 से जो है वो मेजोरिटी होगा। इम्पोर्टेंट है, जीएसटी इम्पोर्टेंट है और निस्संदेह यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आपको पढ़ना चाहिए। तो इसका अभी जीएसटी का बैठक हुआ है। 1 जुलाई को जीएसटी डे भी मनाया जाता है, 1 जुलाई को जीएसटी डे भी मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं और हमारा पूरा का पूरा फोकस जो है भाई वो इम्पोर्टेंट चीज़ों पर ही है, ठीक है। मॉनेटरी, फिजिकल पॉलिसी, इकोनॉमी का टॉपिक है, इनको देखेंगे अपन, थोड़ा सा रुक के देखेंगे, है ना। इम्पोर्टेंट है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ सम्मेलन है ना, इनको थोड़ा सा देख लेते हैं। काम का बिल्कुल रिफाइनरी पढ़ रहे हैं साहब हम, करेंट अफेयर्स में बिल्कुल रिफाइनरी, बिल्कुल पेवर, बिल्कुल काम की चीज़ें, वो भी 360 डिग्री के साथ। जो यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क फॉर कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज है, ये डिसाइड करती है कि पूरे ग्लोबल लेवल पर किस प्रकार की घटनाएं घट रही, तापमान में वृद्धि हो रही है। तो 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ने वाला है, ऐसा इसने टारगेट बताया है। इंटर गवर्नमेंट पैनल क्लाइमेट कमेटी रिपोर्ट, जो इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑफ क्लाइमेट कंट्रोल पैनल 1988 में बना था, उसने बताया कि भाई यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ने वाला है इन फ्यूचर में, और इसको लेके अभी COP26 में डिस्कशन भी हुआ और
COP 26 जो स्थगित हो गया, COP 27 जो ग्लासगो में होगा उसमें डिस्कशन होना भी है। तो बहुत सारे कुछ पर्यावरण सम्मेलन हैं जो चर्चा में हैं, तो उनको थोड़ा देख लेते हैं। जैसे रामसर संधि 2 फरवरी 1971 को ये ईरान के शहर रामसर में संधि हुई वेटलैंड को लेकर, और ये रामसर संधि के अंतर्गत अभी तक 26 से 28 स्थल थे, कुछ स्थलों की संख्या इसमें बढ़ गई है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसको हम ज्योग्राफी के अंतर्गत बहुत डिटेल में देखेंगे भाई किस तरीके का कोई वाटर प्रोन एरिया रहता है, जलमग्न क्षेत्र रहता है, और वो मिट्टी और नमक के कणों की आपसी क्रिया करने से वहाँ पर लीचिंग की प्रोसेस होती है, और जो नमक के कण होते हैं वो उनको इफ्लोरेंस बोलते हैं, और इस तमाम चीज़ों से एक प्रकार का वाटर प्रोन एरिया में जो है वो लीचिंग की प्रोसेस हो जाती है, जिससे मिट्टी जो है लिबलिबी और गीली हो जाती है, और वो वेटलैंड एरिया के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार के क्षेत्रों को बचाने के लिए जो है रामसर संधि हुई 2 फरवरी 1971 को। भारत भी रामसर संधि का पार्ट है, तो रामसर संधि से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। रामसर संधि कब हुई? 2 फरवरी 1971 को। इस पर हम डिटेल चर्चा करेंगे। इसी तरीके से जैव विविधता पर सम्मेलन हुआ है ना, CBD को लेकर 1992 में हुआ। कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 1992 में एक सम्मेलन हुआ। इस तरीके से 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ, और 1987 में जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ इसे इंटरनेशनल एनवायरनमेंट प्रोटोकॉल, इस पर हम डिटेल में डिस्कशन पर्यावरण में करेंगे। ओजोन परत को खराब करने वाले पदार्थों को लेकर ये डिस्कशन हुआ है ना। ओजोन को लेकर जो चैम्पमैन है प्रोसेस है उस पर बात करेंगे। O2 और O क्रिया करके जो O3 बनाते हैं, और इससे आनुवंशिक रोगों में वृद्धि होती है, तमाम चीज़ें। 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ, और भारत 1992 में 1987 के 5 साल बाद इसका स्थायी मेंबर बना। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को हमने आंशिक तौर पर 2010 में लागू किया, और पूर्णतः 2011 के बाद इस पर हमारा काम जारी है। इसी तरीके से बहुत सारी संस्थाएं हैं जिनको लेकर चर्चा यहाँ पे करनी है। एक यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑफ कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, जैसे कि अभी मैंने पहले ही बताया कि 92 में संस्था यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑफ कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज बना, और यही जो है COP की समिट्स आयोजित करता है। COP एक आयोजित हुई थी बर्लिन में, COP 27 होगी ग्लासगो में, और COP 28 होगी आपके अबू धाबी में। तो ये यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑफ क्लाइमेट कन्वेंशन चेंज के अंतर्गत ही किया जाता है। इसके अलावा एक बेसल जो है इंपॉर्टेंट है, बेसल कन्वेंशन, ये 89 में हुआ। बेसल कन्वेंशन 89 में हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बेसल कन्वेंशन ये बेसिकली जो हुआ हैज़ार्ड वेस्टेज के लिए हुआ, हैज़ार्ड वेस्टेज के लिए हुआ, वेस्टेज के लिए हुआ। इसके अलावा एक साइट्स करके संस्था है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड्स एंड इंडेंजर्ड स्पेसीज ऑफ फ्यूना एंड फ्लोरा, जो पेड़ पौधे और वनस्पति जीव जंतु। तो 1963 में इसको जो है साइट्स को अपनाया गया, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है ना, फुल फॉर्म देख लें इसका। इसके अलावा वियना कन्वेंशन है, वियना कन्वेंशन 85 में, इट इज़ कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन लेयर से रिलेटेड है ये वियना कन्वेंशन, इंपॉर्टेंट है, वियना कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है, ये आप देख सकते हैं वियना कन्वेंशन। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपका क्योटो प्रोटोकॉल, है ना, पुरानी चीज़ है लेकिन पूछी जा सकती है। 1997 में हुआ, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए। हम डिटेल में एनवायरनमेंट की क्लास में करेंगे, क्योंकि करंट अफेयर से चर्चा में है। UNFCCC ने अपने राष्ट्रीय स्तर पर कुछ निर्धारित सिंथेटिक रिपोर्ट दी है, जिसमें जलवायु कार्य योजना को बनाने पर ध्यान देने के लिए सरकार का ध्यान आकर्षित किया है, और इसलिए ये यहाँ पर थोड़ा बताया जा रहा है। और इसलिए अभी सुप्रीम कोर्ट ने काम्पा पे बात की है, कंपोसेंट्री अल्फा टेंशन मैनेजमेंट प्लानिंग अथॉरिटी, और ये काम्पा प्रोजेक्ट के तहत पूरे भारत में 33% कंपोसेंट्री अल्फा टेंशन मैनेजमेंट प्लानिंग अथॉरिटी एजेंसी, जिसमें पूरे भारत के जितने भी राज्य हैं वहाँ 33% वन क्षेत्र बढ़ाया जाए, जिससे इन्वायरमेंट को बेहतर बनाया जाए। इस पर चर्चा की जा रही है। इसके लिए रिड्यूसिंग इमिशन, डिग्रेडेशन, डिफॉरेस्टेशन, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया में पेड़ पौधे लगाए जाएँ, इस पर भी चर्चा जारी है, और पूरे इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएशन को लेकर काम चल रहा है। तो यहाँ पर मैंने रामसर संधि को लेकर डिस्कशन किया, और रामसर संधि को लेकर डिस्कशन अपना हुआ। और रामसर संधि के बाद हमने बात की आपके कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पे बात की हमने, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज पे बात की हमने, साइट्स पे बात की 63 में बना, हमने वियना कन्वेंशन पे बात की 85 में बना, हमने क्योटो पे बात की 97 में बना, ग्रीन हाउस गैस से रिलेटेड है, और भारत 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल का हिस्सा बना। इसके अलावा हमने UNCDD जो है इस पर भी चर्चा की कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ कम्बैट डेट्रिफिकेशन जो 1994 में मरुस्थलीकरण को लेकर अपनाया गया है ना, ये भी पूछा जा सकता है, मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए क्या अपनाया गया है ना, नई चीज़ें। तो इस प्रकार की चीज़ें जो है आपको पढ़ना चाहिए।